नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में। मैं हूँ ऋचिशा गुलाटी और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञ मिस्टर विशाल गुप्ता जी, जो आज आपकी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। विशाल जी, आज सबसे पहले हम बात करेंगे लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो आजकल है हेल्थ है। कहा जाता है हेल्थ है तो वेल्थ है, लेकिन आजकल हेल्थ ही ठीक नहीं है। तो क्या अच्छे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अच्छी हेल्थ के? किस तरह से हॉरोस्कोप द्वारा हमें पता चल सकता है कि हमारी हेल्थ ठीक है या अच्छी आगे भी ठीक रहेगी या नहीं? जी बिल्कुल। सबसे पहले हम किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर ये देखते हैं कि अच्छे हेल्थ के और बुरे हेल्थ के क्या कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम बुरे हेल्थ के कॉम्बिनेशन देखते हैं। बुरी हेल्थ के लिए किसी भी हॉरोस्कोप में छठा, आठवां और 12वां घर देखा जाता है। अगर उसके साथ पहला घर भी जुड़ जाता है तो वो हेल्थ को और ख़राब करता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो अभी हमारी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है वो कहीं 6, 8, 12 घर से संबंधित तो नहीं चल रही है। अगर उन ग्रहों से संबंधित हमारी दशा, अंतरदशा चल रही है तो वो हमारे को हेल्थ में परेशानी देगी। इसके साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि 5वें, 9वें और 11वें घर की हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है तो हम ये देखेंगे कि हमारी आगे जा कर के धीरे धीरे हेल्थ ठीक होने वाली है। 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, ये तीनों हाउस मिलकर के हमारी अच्छी हेल्थ को शो करते हैं। ग्रह चाहे कोई भी हो, अगर 5वें ग्रह से संबंधित है, 9वें हाउस से संबंधित है और 11th हाउस से संबंधित है तो हमारे को अच्छी हेल्थ देगा। और अगर वही छठे घर से संबंधित है, 8वें घर से संबंधित है और 12वें घर से संबंधित है तो हमारे को बुरी हेल्थ देगा। विशाल जी, ऐसा होता है कि जनरली कभी कभी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं लेकिन उनका कोई इलाज जो है वो निकलता नहीं है। तो इस तरह की बीमारियों का कैसे पहले से पता चल जाए जिस पर ट्रीटमेंट इफेक्ट करे? जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि छठा, 8वां, 12वां घर जो होता है वो रोगों का होता है। अगर इसके साथ पहला, चौथा और 10वां घर भी मिल जाता है तो वो ट्रीटमेंट को इनइफेक्टिव कर देता है कि आप इलाज करे जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप ये देखें कि कहीं 1, 4, 10 का कॉम्बिनेशन साथ में तो नहीं आ रहा है। अगर वो भी आपके साथ आ रहा है तो इसका मतलब अब आप किसी और ट्रीटमेंट के विषय में सोचें। जैसे अगर सूर्य साथ में है तो आपको एलोपैथिक की तरफ जाना चाहिए, आपको एलोपैथिक से फ़ायदा होगा। और अगर जुपिटर है आपका, गुरु दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आ रहा है तो अब आपको एलोपैथिक से हटना चाहिए और किसी अल्टरनेट ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। जैसे होम्योपैथिक की तरफ जा सकते हैं या किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखते हैं कि 1, 4, 10 आ रहा है और साथ में जुपिटर लगा हुआ है तो आप जो अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इनइफेक्टिव है और अब आप एलोपैथिक की जगह किसी और ट्रीटमेंट को अपनाएंगे तो आपको जल्दी सहायता मिलेगी। बिल्कुल विशाल जी, लेकिन ऐसा भी होता है सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं, कई बार कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे साथ घट जाती हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है या इतनी बड़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है। तो किस तरह से पहले ही पता चल सकता है हॉरोस्कोप के ज़रिए कि एक्सीडेंट कोई बड़ा होने वाला है, हमारे साथ कोई हादसा होने वाला है या नहीं? जी बिल्कुल। 4th हाउस जो होता है हमारा वो हमारा वाहन का होता है और 6, 8, 12 जैसे मैंने बताया रोग के होते हैं। तो अगर 6, 8, 12 के साथ आपका चौथा घर भी एक्टिवेट हो रहा है या होने वाला है तो आप संभल के चलिए रोड पे और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन है। अगर इसके साथ पहला घर भी जुड़ जाता है तो वो हमारी हेड इंजरी को इंडिकेट करता है। पहला घर हमारा सर से संबंधित होता है, तो अगर एक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन के साथ हमारा पहला घर भी जुड़ जाता है तो इसका मतलब है कि अब हमारा एक्सीडेंट होगा और उस एक्सीडेंट में हमारे सर में चोट लग सकती है। तो हम बच कर के चलें और उन ग्रहों से संबंधित, उन घरों से संबंधित अगर हम उपाय करते हैं तो उस एक्सीडेंट की इंटेंसिटी में हमारे को काफ़ी फ़र्क मिलेगा। जो हमारे को बड़ी चोट लगने वाली होगी वो हमारे को छोटी चोट लगेगी और अगर छोटी चोट लगने वाली होगी तो ना के बराबर लगेगी। अगर इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारा 8th हाउस बहुत पावरफुल तरीके से एक्टिवेट हो रहा है और उसमें मार्स का भी कहीं योगदान हो रहा है, मंगल का भी कहीं योगदान हो रहा है, तो फिर वो हमारी सर्जरी का योग बन रहा है। अगर किसी के हॉरोस्कोप में हम देखते हैं कि मंगल एक्टिवेट हो गया है तो वो सर्जरी कराएगा। मंगल लाल ग्रह है, रेड प्लैनेट है, तो खून से संबंधित कोई परेशानी देगा जिसके अंदर आपके कहीं कट वगैरह लग सकता है, कहीं टाँके वगैरह आ सकते हैं या सर्जरी हो सकती है।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आपको आगे अपने हॉरोस्कोप में इस चीज़ से संबंधित कोई कॉम्बिनेशन दिखते हैं और मार्स का रोल भी दिखता है, तो आप सबसे पहले उस मार्स के उपाय कीजिए ताकि आपकी सर्जरी में सहायता हो सके। बिल्कुल, तो किस तरह के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनसे आपको पहले ही पता चल सकता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है या आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, और किस तरह से आप उनसे बच सकते हैं, ये बताया विशाल जी ने। इसी के साथ लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी हेल्थ से रिलेटेड हमारा ये स्पेशल एपिसोड जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, जहां स्टूडियो में मेरे साथ विशाल जी आपकी तमाम हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन है वो बता रहे हैं। विशाल जी, कि 9 तरह के प्लैनेट्स होते हैं, किस तरह से प्लैनेट्स, कौन से प्लैनेट्स हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, 9 प्लैनेट होते हैं हमारे जो मेन कहे गए हैं। उसके अलावा नेपच्यून, प्लूटो वगैरह होते हैं, उनका हमारे पे इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रहों में प्रधान ग्रह कहा गया है। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक गर्म ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है सूर्य। तो सूर्य से संबंधित जो बेसिक प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, उनमें सबसे पहले आँखों की प्रॉब्लम होती है। अगर किसी का सूर्य खराब है तो उसको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ सूर्य हड्डियों का कारक है, तो सूर्य अगर आपका खराब है या सूर्य आपको हेल्थ में प्रॉब्लम दे रहा है तो आपके जॉइंट में पेन दे सकता है। सूर्य सर का कारक है, तो आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, सूर्य से संबंधित जो भी बीमारियां हैं। तो अगर आपको सूर्य से संबंधित कोई परेशानी है, जैसा कि अभी मैंने ये छोटी छोटी जो परेशानियां आपको बताई हैं, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय ये कर सकते हैं कि आप एक भोजपत्र लीजिए, उसके ऊपर अष्टगंध से, अनार की कलम से सूर्य यंत्र को बनाइए और रविवार की सुबह सुबह आप उसे अपने गले में धारण कीजिए। तो इसे धारण करने से आपको सूर्य से संबंधित जितने भी रोग हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उससे आपका निवारण होगा। एक सूर्य के लिए और भी हमने देखा है कि जब किसी को बुखार लगातार आता रहता है और बहुत टेस्ट कराने के बाद भी कुछ डायग्नोज नहीं हो पाता, पता नहीं लग पाता कि बुखार क्यों आ रहा है। कोई डॉक्टर बोलता है कि टाइफाइड की प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर बोल देता है कि ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, वायरल हो सकता है, लेकिन बुखार 8 दिन 10 दिन लगातार चलता चला जा रहा है। तो आप 1.25 किलो गेहूँ अगर प्रत्येक संडे को दान करते हैं तो आपका एक तो बुखार में आसानी होगी, बुखार धीरे से उतर जाएगा आपका, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, और दूसरा आगे समय में भी आपको फीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम का कम सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दूसरा अब हमारा ग्रह आता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। तो अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति का मन बड़ा अशांत होता है। उसका मन कभी इधर लगता है, कभी उधर लगता है, एक जगह फिक्स नहीं हो पाता है, उसका मन भागता रहता है। एक काम में व्यक्ति काम शुरू करता है, वहाँ उसे लगता है कि नहीं यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, फिर वो दूसरे काम की तरफ जाता है, उसे वहाँ लगता है कि नहीं यार इसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया। वो लगातार काम को बदलता रहता है लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल पाता। दूसरा, चंद्रमा हमारी श्वास संबंधी जो क्रियाएं हैं उनको भी नियंत्रित करता है। जितनी भी हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती हैं, साइनस की प्रॉब्लम है, जुखाम की प्रॉब्लम है, गले से संबंधित अगर लोगों का गला ख़राब रहता है, उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम हैं वो चंद्रमा से संबंधित हैं। तो अगर आपका चंद्रमा वीक होगा तो साथ में आपको ये प्रॉब्लम तो होंगी। और जैसा मैंने अभी बताया, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का भी कारक है। तो चंद्रमा अगर किसी का वीक है तो उसका मन तो खराब रहेगा ही रहेगा, अस्थिर रहेगा, उसकी माता जी को भी प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रात को चांद को जल दीजिए, 1 गिलास जल लीजिए और रात को किसी भी टाइम आप चांद को जल दे सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या अमावस्या को जल दे सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो चांद दिखता ही नहीं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चांद दिख नहीं रहा है तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। चांद तो है लेकिन वो हमारे को नहीं दिख रहा है। तो आप रेगुलरली जल दीजिए, चाहे आपको चांद दिखता है या नहीं दिखता, चाहे बादल हैं या चांद खुला हुआ है, तो आप बिल्कुल चांद को रेगुलर जल दीजिए। एक और सिंपल सा उपाय आप कर सकते हैं चांद के लिए, चंद्रमा के लिए, कि आप एक भोजपत्र पे चंद्र यंत्र को बनाएं और उसको अपने गले के अंदर धारण करें। साथ में अगर आप मोती धारण करते हैं
या मून स्टोन जिसे चंद्रमणि कहा जाता है, तो आपको बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और इस चंद्रमणि को आप अपने गले में धारण कीजिए, लेकिन उसे पहले चार्ज जरूर कराइए, उसे अभिमंत्रित कराइए। बिना अभिमंत्रित कोई भी यंत्र या कोई भी स्टोन आपको काम नहीं करेगा। अगर मोबाइल में बैटरी ही नहीं होगी तो वो क्या काम करेगा, भले ही वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो जब तक उसे चार्ज नहीं कराया जाएगा तब तक वो काम नहीं करेगा। अब अगला हमारे पास प्लैनेट होता है मार्स, मंगल। मंगल को देवताओं का सेनापति कहा गया है। मंगल गर्म प्लैनेट है, लाल प्लैनेट है। तो मंगल से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसके अंदर आदमी को बहुत तेज़ गुस्सा आना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, पित्त का निकलना, व्यक्ति को लकवा मार जाना, पैरालिसिस भी मंगल से ही होता है। ब्लड से संबंधित परेशानियाँ, बॉडी के अंदर कहीं पर चोट लग जाना, कहीं पर कट फट जाना, बार बार चोट लगना, खून का बहना, ये सारी चीज़ें मंगल से संबंधित होती हैं। तो अगर आपको मंगल से रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, मंगल सर्जरी भी कराता है। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं कि आपको सर्जरी करानी पड़े, तो आप मंगल का उपाय कीजिए। मंगल के उपाय के लिए बहुत आसान उपाय है कि आप सांड को गुड़ खिलाएं प्रत्येक मंगलवार को। वो आपके गुस्से को शांत करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, आपके दिमाग को भी शांत करेगा और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी मंगल से संबंधित परेशानियां हैं उनको भी ठीक करेगा। साथ में आप मंगल का यंत्र बनवाइए उसी तरीके से भोजपत्र पे अष्टगंध से, अनार की कलम से, और उसे मंगलवार को शुभ मुहूर्त में धारण कीजिए। तो इससे मंगल से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, उसमें आपको सहायता मिलेगी। जी विशाल जी, तो 3 प्लैनेट्स के बारे में तो विशाल जी ने बताया। अब हम जानेंगे मरकरी, जुपिटर और वीनस, जो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक इंसान के ऊपर प्रभाव डालने में। तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां हमें लग सकती हैं और क्या क्या उपाय हैं उनसे बचने के लिए? जी, जैसे कि अब हमने पहले 3 प्लैनेट की चर्चा की है, अब अगला प्लैनेट हमारे पास बुध है, जिसे मरकरी बोलते हैं। बुध वाणी का कारक होता है। बुध हमारी बोलने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो बुध से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो हमारी वाणी विकार को शो करते हैं। अगर कोई हकलाता है, तुतलाता है या किसी को बोलने में दिक्कत आती है। इसके अलावा अब जो मरकरी होता है वो हमारे पेट से संबंधित चीज़ों को भी शो करता है। ये अगर आपके पेट में प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको बार बार हैजे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो भी उसे मरकरी रूल करता है। मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सबसे पहले एक हरी मूंग लीजिए, आधा किलो के आसपास। उन्हें मंगलवार की रात को भिगो करके रखिए, साबुत मूंग को, और बुधवार की सुबह सुबह आप उन्हें चिड़ियों को डालिए, पक्षियों को डालेंगे। जितना आप इसको डालेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई बच्चा बचपन के अंदर तुतलाता है, हकलाता है या बोलने में उसे देरी होती है, नॉर्मली बच्चे 8-9 महीने के होते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 2 साल तक बच्चा बोल नहीं रहा है या कम बोल रहा है या उसे बोलने में दिक्कत आ रही है। बड़े लोगों को भी ऐसा होता है कि स्पीच में प्रॉब्लम होती है, वो बोल देते हैं कुछ भी, जवान से कुछ भी उनके निकल जाता है और बाद में वो इसके लिए गिल्ट फील करते रहते हैं। ये सब मरकरी की वजह से होता है, बुध की वजह से होता है। बुध बुद्धि का भी कारक होता है। अगर हमारी बुद्धि शार्प होगी तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं, आप गणेश जी की उपासना कीजिए। आप सुबह सुबह 108 घास के तिनके लीजिए जिनमें से 3 मुंह निकले हों और वो गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए। साथ में 1 कटोरी चावल लीजिए और 1 अखंडित सुपारी को चेक कर लीजिएगा, कहीं से क्रैक ना हो, कहीं से टूटी हुई ना हो, कहीं से झड़ी हुई ना हो। उसे आप अगर गणेश जी को चढ़ाते हैं प्रत्येक बुधवार को, तो आपकी बुद्धि में भी फ़र्क पड़ेगा। आपकी जो स्पीच की प्रॉब्लम है, आपकी ज़बान से संबंधित जो भी परेशानियां हैं या पेट से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी है, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब अगला प्लैनेट हमारे पास है जुपिटर, गुरु। इन्हें देवताओं का गुरु कहा गया है और ये सबसे वृद्ध भी होते हैं। जुपिटर से रिलेटेड जो मेन प्रॉब्लम हमारे पास होती है वो होती है थायराइड की। ये अक्सर देखा गया है कि लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या तो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं थायराइड में, या फिर चिड़चिड़ापन लोगों के अंदर रहता है। अक्सर ये डिटेक्ट नहीं हो पाती है प्रॉब्लम, काफ़ी आगे जाने के बाद हमारे को पता लगता है कि थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली थायराइड को करने में जुपिटर का विशेष योगदान होता है। जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है। अगर कोई बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तो उसको बड़ा करने में जुपिटर का बहुत योगदान है। अगर किसी का जुपिटर ख़राब है और लगातार उसे बीमारियां हो रही हैं,
तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जुपिटर आगे जा कर के आपके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। कैंसर के केसों में अक्सर जुपिटर का विशेष योगदान देखा गया है। जुपिटर के लिए आप किसी बूढ़े ब्राह्मण को लगातार 7 हफ्तों तक खाना खिलाइए, आप देखेंगे कि आपको फ़र्क आना शुरू हुआ है। इसके अलावा आप अपने नहाने के पानी में अगर 1 चुटकी हल्दी डालते हैं या केसर डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में फ़ायदा होना शुरू हो गया है। अगर किसी का जुपिटर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान को हल्दी की माला चढ़ाए। इसको करने से उसकी जुपिटर के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। साथ साथ चने की दाल, गुड़, पीला का कपड़ा और पीले फूल का भी अगर वो दान करता है तो व्यक्ति को बहुत फ़ायदा होता है। जुपिटर का विशेष ध्यान रखिए, ये बहुत आगे जा कर के परेशानी देता है और शुरू में पता नहीं लगता और जब पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी विशाल जी, तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारी हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालते हैं और किस तरह से उनके प्रभाव से हम कुछ छोटे मोटे उपाय करके बच सकते हैं। 3 प्लैनेट्स अभी रह गए हैं, शनि, राहु और केतु के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में। और आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर, किस तरह से जो प्लैनेट्स हैं हमारी हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं और छोटे मोटे उपाय करके किस तरह से उन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, यह हमको बता रहे हैं विशाल जी। विशाल जी, हमने काफ़ी सारे प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन अभी हमारे पास शुक्र, शनि, राहु और केतु रह गए हैं, तो इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों? जी बिल्कुल। शुक्र को राक्षसों का गुरु कहा गया है। जैसे गुरु को देवताओं का गुरु कहा गया है, उसी तरीके से शुक्र को राक्षसों का गुरु कहा गया है। तो शुक्र से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। अगर किसी को यूरिनरी